महत्वपूर्ण खबर के साथ कर लेते हैं। बैंकों की ओर से बेचे जा रहे क्रेडिट लिंक्ड प्रोडक्ट से मिस सेलिंग की तादाद बढ़ रही है। ईटी नाउ स्वदेश लगातार इस सवाल को उठा रहा है। हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने आज आरबीआई गवर्नर से ये सवाल पूछा। आइए सुनते हैं कि उन्होंने मिस सेलिंग पर क्या कुछ कहा। सर, आज की पॉलिसी में सबसे ज्यादा आपका फोकस जो कंज्यूमर सेंट्रिक ऐलानों पे ही रहा है, जिसका लोगों को फायदा होगा। तो सर, जो मिस सेलिंग की गाइडलाइंस की आपने बात की है, तो उसमें माने कि ये इंश्योरेंस सेक्टर पर ही ज्यादा फोकस है, क्योंकि एफएसआर रिपोर्ट जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की गई थी, उसमें भी काफी चिंता जताई गई थी कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कमीशन कॉस्ट जो है वो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा जिस तरह से दी जा रही है, उससे इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन पे और एफोर्डेबिलिटी पे काफी असर होगा। फिर हमने देखा सर, उसी का संज्ञान लेते हुए इकोनॉमिक सर्वे में भी उसको चिंता को जताया गया था, और हमने भी कई बार सर आपके सामने भी ये मुद्दा उठाया है। क्रेडिट लिंक प्रोडक्ट जो बेचे जाते हैं बैंकों के द्वारा, उससे लोगों को मिस सेलिंग बढ़ती है। तो क्या सर इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ये है, और सर आपने एक संज्ञान लिया इस दिक्कत का, उसके लिए भी सर ये स्वागत योग्य है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से अगर यदि आज हमारी पॉलिसी वक्तव्य से यदि कोई सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो अनुराग, जो दूसरे साइड पे बैठे हैं उनमें अनुराग होगा शायद, क्योंकि आप लोगों ने, मैंने कम से कम ये नोट किया, हर बार आपका ये प्रश्न जरूर आता था, हर बार आपने ये पूछा। यस सर, तो वही सर आप क्या कर रहे हैं, संज्ञान लिया। तो आप जो है सबसे अधिक इस बारे में खुश होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हम अभी लेकर के आए हैं, तो ये हमारे संज्ञान में नहीं था। कई सारे कदम हमने इसमें पहले भी उठाए थे। हाँ, जो आप ये बात कह रहे हैं, ये मैं ये कहना चाहूंगा कि हालांकि इस प्रकार की मिस सेलिंग पूरे सिस्टम वाइड में अगर हम देखते हैं तो वो बहुत अधिक नहीं है, वो काफी कम है। लेकिन हमारे लिए एक भी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने, हालांकि प्रतिशत के दृष्टि से, अनुपात की दृष्टि से अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये एक कंसर्न है, और उसको हमने इसमें संज्ञान लेते हुए इसमें कई सारे कदम हमने इसमें मिस सेलिंग के लिए हमने इसमें डाले हैं। डार्क पैटर्न्स के बारे में डाला है, कई सारे प्रावधान इसमें हमने किए हैं, जिससे हमें उम्मीद है कि ये मिस सेलिंग और अधिक, इस पे और अधिक अंकुश लगेगा। तो आरबीआई गवर्नर को आप सुन रहे थे, और आरबीआई गवर्नर से जिन्होंने ये सवाल पूछा वो खुद हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। अनुराग, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, लगातार आप ये सवाल उठाते आए हैं, और देखिए उसका जो रिप्लाई है वो आज आपको मिला भी है। क्या कुछ सवाल आपने पूछा था आरबीआई गवर्नर से, साथ ही किस तरीके का एक्शन लिया गया और क्या कहा उन्होंने? देखिए, हम पिछले 8-10 महीने से जब भी क्रेडिट पॉलिसी में मौका मिलता है आरबीआई गवर्नर से सवाल पूछने का, तब मैंने उनसे यही पूछा था कि जो मिस सेलिंग होती है, क्योंकि ऐसे कई सारे मामले थे बैंकों के जरिए जो पॉलिसीज़ बेची जाती है। एक 81 बॉन्ड का मामला था, जहां पर हम देख सकते हैं कि हजारों लोग अभी भी पीड़ित है। इसके अलावा ऐसे कई सारे मामले मेरे संज्ञान में भी आए थे, जहां पर किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और बाद में वो बैंक का और इंश्योरेंस कंपनी के बीच करार खत्म हो गया, और वो ओल्ड एज के लोग थे और उन्हें जानकारी नहीं मिली थी। तो ये मैं पिछले 8-10 महीने से गवर्नर से सवाल पूछ रहा था, और गवर्नर, महत्वपूर्ण बात ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग ये था कि गवर्नर ने आज खुद नाम लेके कहा कि इस रूम में सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई होगा तो वो अनुराग होगा, क्योंकि वो पिछले 1 साल से हर बार ये सवाल पूछे जा रहा था। तो एक तरह से ये सरप्राइज था कि गवर्नर को सवाल हर बार याद रहा, और उन्होंने आज ये, हालांकि जो पॉलिसी में ऐलान कर दिया गया है कि जल्द ही नए नियम आएंगे, और केवल वो इंश्योरेंस के लिए नहीं होंगे, बाकी तमाम तरह के जो बैंकों के जरिए प्रोडक्ट बेचे जाते हैं वहाँ पर सेल्स, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग जो की जाती है उसके नियम होंगे, और उनका मकसद यही होगा कि बैंक प्लेटफॉर्म पे जो भी प्रोडक्ट बेचा जाता है वो उसमें ग्राहक की क्या ज़रूरत है
उसे जाना जाए और मिस सेलिंग उसमें नहीं हो। बिल्कुल अनुराग, जैसे आपने कहा कि आने वाले वक्त में नए नियम आएंगे, ये आरबीआई ने कहा, और हाँ ये बात स्पेसिफिकली आपने कही कि आरबीआई गवर्नर को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद था कि अनुराग ये सवाल उठा रहे हैं और एक साल से उठाते आ रहे हैं। उन्होंने हमने खुद सुना ये कहते हुए उनको कि वो कह रहे थे कि सबसे ज्यादा खुश आप ही होंगे। किस तरीके के नए नियम आ सकते हैं, कुछ अंदाजा है इस मुद्दे को देखिए, लेकर? बहुत जल्द वो नियम आ जाएंगे और नियम यही होंगे कि जो बैंक प्लेटफॉर्म से पॉलिसी बेची जा रही है तो वहां पर कस्टमर का नीड एनालिसिस हो, यानी अगर कोई 50 साल का व्यक्ति है उसे टर्म इंश्योरेंस नहीं दिया जाए, एन्युटी प्रोडक्ट जो दिया जाए वो किस व्यक्ति को दिया जाए, और जो भी प्रोडक्ट होते हैं अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, यूलिप प्रोडक्ट की बात करें, ये तमाम तरह के जो प्रोडक्ट है वो नीड एनालिसिस करके दिया जाए। फिर कमीशन भी एक बड़ी चीज़ है जो हमने देखा था, जिसमें एफएसआर रिपोर्ट में चिंता जताई गई, इकोनॉमिक सर्वे में चिंता जताई गई। तो अब हमारे साथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर जाना माना नाम, दिग्गज एक्सपर्ट और आईआरडीए के पूर्व ईडी नीलेश साठे सर जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज ईटी नाउ स्वदेश को वक्त देने के लिए। मैं सर आपसे यही समझना चाहूँगा कि आपके मुताबिक जो आज आरबीआई ने ऐलान किया है कि बैंकों के जरिए जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, और मेरे सवाल में आरबीआई गवर्नर ने कंफर्म भी कर दिया कि इंश्योरेंस उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख उनकी नज़र में है, तो इसे आप कैसे देखते हैं और क्या आपको भी लगता था कि सुधार होने चाहिए थे? सबसे पहले तो अनुराग, मैं आपकी भी भूर प्रशंसा करना चाहता हूं कि आरबीआई गवर्नर साहब ने आपका नाम लेके आपको धन्यवाद किया, क्योंकि आप बार बार ये मसला उठा रहे थे। ये बहुत ज़रूरी था और आने वाले चंद दिनों में कुछ गाइडलाइंस आरबीआई इशू करेगी, नॉट जस्ट ऑन इंश्योरेंस मगर बाकी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह बेचे जाते हैं बैंकों के ज़रिए, उनके लिए क्या प्रावधान होंगे। मुझे लगता है एक तो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, कौन किससे क्या बात कर रहा है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि आरबीआई इन दो चीज़ों पे कुछ गाइडलाइंस इशू करे कि वो उपलब्ध होना चाहिए बाद में भी, कि जैसे क्लाइंट के साथ जो बात होती है वो क्या बात होती है, क्या उसको समझाया जाता है ठीक ढंग से, इसका कोई रिकॉर्डिंग हो, ताकि कल चल के अगर क्लाइंट ने ये कहा कि मुझे तो ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए था या बताया ही नहीं कि गया था मगर दिया जो, तो अलग है, तो उसका बराबर देख के कि वीडियो रिकॉर्डिंग क्या है, क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, तो कुछ दोषी अगर कोई पाए, भले रिलेशनशिप मैनेजर हो या बैंक का स्टाफ हो, तो उन पे कार्रवाई करने की संभावना बढ़ेगी। दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन, स्पेशली जब कर्ज उठाते हैं लोग, तो उसके लिए कई बार क्रेडिट लाइफ जैसी पॉलिसीज बेची जाती है। क्रेडिट लाइफ पॉलिसी बहुत ही अच्छी है क्योंकि उसमें जैसे उसका लोन कम होते जाता है वैसे उसका इंश्योरेंस कवर भी कम होते जाता है। उम्र बढ़ती है मगर इंश्योरेंस कवर कम होता है, तो स्वभावतः उसका प्रीमियम जो लेवल प्रीमियम है बहुत ही कम होता है। मगर ये देखा गया है कई जगह कि इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम क्रेडिट लाइफ टाइप ऑफ पॉलिसी, उसको प्योर टर्म पॉलिसी दी जाती है जिसमें कवर कांस्टेंट रहता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसका प्रीमियम भी ज़्यादा होता है। पहले तो उसने कर्ज लिया है तो और उसको ज़्यादा लोड करे प्रीमियम पे, ये भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर नज़र में आए तो उस पर क्या एक्शन ले सकते हैं, ये सब गाइडलाइंस में आने की संभावना है और आना भी चाहिए। ये बहुत अच्छा हो गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके तरफ ध्यान दिया है। हमारे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसका जिक्र किया था और आईआरडीए भी कई बार ये कह चुकी है, मगर आईआरडीए का बैंकों के प्रति जो कंट्रोल है वह इस वैसा लिमिटेड है क्योंकि दे आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स, मगर बैंक्स आर कंट्रोल्ड मोर रिगरसली बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि आरबीआई गवर्नर साहब ने ये मुद्दा उठाया है और चंद दिनों में इसके गाइडलाइंस अवेलेबल हो जाएंगे। आपको लगता है कि एक कमीशन भी बड़ा
चीज होगी जिसपे क्या फैसला लिया जा सकता है, या फिर आपके मुताबिक जो कमीशन की चीज है वो आरबीआई के गाइडलाइन से बिल्कुल बाहर होगी? क्योंकि एफएसआर रिपोर्ट जो आई थी दिसंबर के अंत में, वहां पर आरबीआई ने काफी ज्यादा चिंता जताई थी कमीशन को लेकर, और ये भी कहा था कि इसी तरह से जिस तरह से कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उससे इंश्योरेंस की अफोर्डेबिलिटी और पेनिट्रेशन पर संकट खड़ा हो सकता है। नहीं अनुराग, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। आरबीआई ने ये ज़रूर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा था, मगर कमीशन जो है ये आईआरडीए के तहत आता है, तो आईआरडीए भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, क्योंकि अब इट्स हाई टाइम कि कमीशन रेगुलेशन शुड बी रीइंट्रोड्यूस्ड। तो हो सकता है आगे चल के चंद दिनों में इसकी भी ड्राफ्ट गाइडलाइंस जो है वो आईआरडीए की तरफ से जारी होगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ने जब कहा है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में जब आया है, तो आरबीआई का भले जुरिस्डिक्शन न हो कमीशन के ऊपर, मगर आईआरडीए का जुरिस्डिक्शन जो है, तो आईआरडीए इस पे ज़रूर एक्शन लेगी और लेनी ही चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में कमीशन रेगुलेशंस आएंगे, जिसमें हो सकता है कि किस तरीके से कमीशन, एक तो क्लॉबैक बोलो या टेपर्ड कमीशन बोलो, ये कुछ प्रावधान आने की संभावना है। अभी तो पता नहीं है, क्योंकि ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशू नहीं हुई है। तो ये प्रोसेस आईआरडीए ने शुरू की है, ऐसा हमें पता चला है, मगर जल्द से जल्द ये रेगुलेशंस भी आएंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, जिस तरह से हम देखें कि कमीशन हो गया, मिस सेलिंग हो गया, आपको लगता है कि ये दोनों में एक तरह से पूरा तरह से लिंकेज है? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में काफी इसकी चर्चा हुई है कमीशन की, एफएसआर रिपोर्ट में आरबीआई ने चर्चा की, और आज तो आरबीआई ने ऐलान ही कर दिया कि हम मिस सेलिंग जो होती है उस पर नए नियम लाने वाले हैं। तो आपको लगता है इन सब का कॉमन पॉइंट एक ही है? क्योंकि एक ही वक्त में पिछले 2 महीने के अंदर डीएफएस हो, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बातचीत हो, एफएसआर रिपोर्ट हो, आरबीआई का ऐलान हो, आईआरडीए की चिंता हो, सब कुछ एक साथ है और ये कहीं ना कहीं एक ही जगह से लिंक है। अनुराग, ये लिंकेज एस्टेब्लिश भी नहीं होता है कि कमीशन ज़्यादा है इसलिए मिस सेलिंग ज़्यादा होती है। मिस सेलिंग एंड कमीशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। कमीशन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इट इज़ अ पुश प्रोडक्ट। ये बीमा बेचना उतना आसान नहीं है, और जो कोई प्रोडक्ट बेचना आसान नहीं होता है उसके लिए ज़्यादा कमीशन देना पड़ता है, ये सबको मालूम है। मगर कमीशन ज़्यादा है इसलिए मिस सेलिंग होती है, ये संभावना वैसे कम है। मगर कमीशन अगर कम होगी तो हो सकता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी और कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा। और मुझे लगता है कि आईआरडीए इन लाइंस पे कुछ ज़रूर विचार करेगी, और मिस सेलिंग कर्व होना ही चाहिए। और ये बहुत अच्छा हो गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया है। सर एक और आखिरी सवाल, क्योंकि सर आप एलआईसी म्यूचुअल फंड के भी एमडी सीईओ रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी काफी बारीक से समझते हैं। बैंकों के प्लेटफॉर्म के जरिए म्यूचुअल फंड की किस तरह से मिस सेलिंग होती है, और वहां पर ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जहां पर ध्यान देने की जरूरत है जिससे मिस सेलिंग नहीं हो? पहली बात तो यह है कि नीड बेस्ड एनालिसिस करनी चाहिए, आपने भी कहा उस समय। दूसरा ये है कि उसकी उम्र क्या है, ये देख के उसको इक्विटी लिंक प्रोडक्ट देना कि नहीं देना, ये सोचना चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि कोई बंदा रिटायरमेंट के बाद बैंक में आता है और कहता है कि मुझे फिक्स डिपॉजिट करनी है, तो हो सकता है कि उसको कोई इक्विटी वाली जो म्यूचुअल फंड की स्कीम हो वो उसको दी जाए, और ये कहा जाए कि नहीं नहीं देखो, फिक्स डिपॉजिट से भी ज़्यादा पिछले 10 साल में कोई भी इक्विटी स्कीम में रिटर्न ज़्यादा आया है। मगर उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम अगर है, जो कि उम्र 60 के बाद कम होती ही है, तो ये प्रोडक्ट उनको बेचना नहीं चाहिए। मुझे लगता है आरबीआई जब गाइडलाइंस इशू करेगी तो सिर्फ इंश्योरेंस के लिए नहीं, बाकी म्यूचुअल फंड और बाकी प्रोडक्ट्स जो बेचती है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ उसमें प्रावधान होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और म्यूचुअल फंड भी इस प्रकार के कुछ मिससेलिंग होती है, नहीं ऐसे नहीं है, तो ये भी उसमें कर्व होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमें वक्त देने के लिए और तमाम बातों को बहुत ही सिंपल आसान तरीके से समझाने के लिए। तो भावना हमारे साथ जुड़े थे देश के जाने माने एक्सपर्ट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, तमाम तरह की जो फाइनेंशियल सर्विसेज का अनुभव रखते हैं नीलेश साठे जी, और इन्होंने भी धन्यवाद दिया कि हमारे द्वारा जो मुद्दा उठाया जा रहा था उसका संज्ञान लिया गया। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर, और साथ ही अनुराग शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए।